डेटम वो उसका टेक्निकल नाम है। नोट का तीनों पॉइंट्स लिखो। यहीं से शुरू हुआ है। छोटा सा क्वेश्चन है ना, मैकेनिक्स में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस कहाँ लेते हैं और ग्रेविटेशन में कहाँ लेते हैं? सरफेस ऑफ अर्थ तो मैकेनिक्स में है, ग्रेविटेशन में सेफरिन। वहां पे सरफेस लोगे तो वहां का जीपीई का क्वेश्चन गलत हो जाएगा, और ये जीपीई का रेफरेंस ग्राउंड लेके भी एक ऑप्शन होता है वहां पे ग्रेविटेशन में, वो कॉमन क्वेश्चन है, इंफिनिटी पे होता है। सेंटर ऑफ अर्थ पे स्मॉल जी जीरो है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं है। खैर ये 3 पॉइंट्स लिखिए कि पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पे डिपेंड करेगा, बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करेगा। और रेफरेंस लेवल पे, रेफरेंस का ही टेक्निकल नाम है डेटम, कभी वो यूज कर दे तो आपको समझना है। तो डेटम या रेफरेंस लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो ली जाएगी। इसके बाद मेन हेडिंग है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। फर्स्ट मेन हेडिंग लगाना कंजर्वेटिव फोर्सेस। What do you guys already know about conservative forces? सर्कल ही होगा, रेक्टेंगल हो तो क्लोज पाथ में वर्क जीरो, और पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। और पोटेंशियल एनर्जी क्या सिर्फ उन्हीं के लिए डिफाइंड होती है? क्या रिलेशन है दोनों में? एफ सी इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स लिख सकते हैं अगर एक्स पे ही डिपेंड कर रहा है सिर्फ तो। एग्जाम्पल्स, किसकी पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी है आपने? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ग्रेविटी में पढ़ते हो ग्रेविटेशनल फोर्स है, और स्प्रिंग में पढ़ते हो तो स्प्रिंग फोर्स है। ठीक है, हेडिंग लगाए, फिर मैं पॉइंट वाइज डिक्टेट कर रहा हूँ, आप लिखते जाइए। अच्छा, आपके नेक्स्ट टेस्ट का सिलेबस सुन लीजिए। WPA में वर्क तक दिया हूँ बस, वर्क कैलकुलेशन, एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी आई डोंट थिंक मैंने दिया। सर्कुलर हॉरिजॉन्टल वाला है, वर्टिकल वाला नहीं है। वर्टिकल इसके बाद पढ़ाऊंगा तो वो अगले टेस्ट में पॉसिबली आ जाए। क्या हो गया हरित्रा, वर्क पावर नहीं दूं? अरे यही फंडामेंटली सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है अब तक मैकेनिक्स में। एक एनएलएम, दूसरा ये डूबा तो ग्रेविटेशन डूबेगा, एसएचएम डूबेगा, इलेक्ट्रोस्टैट्स डूबेगा। और इलेक्ट्रोस्टैट्स डूबा तो पहला 8 चैप्टर है डूबने के लिए तैयार। और फिर ये सब डूबा तो आप कौन सा बचोगे, आप भी डूब ही जाओगे। आई डोंट वांट दैट, यू डोंट वांट दैट। तो डब्ल्यूपी सुधार लें। हो जाओ, आपका चॉइस है, भारत आजाद है ना, मैं कौन हूँ रोकने वाला।
लिख लिए यहाँ तक? कंजर्वेटिव फोर्सेस पे फर्स्ट पॉइंट लिखना, इफ वर्क डन, फर्स्ट पॉइंट कंजर्वेटिव फोर्सेस में, इफ वर्क डन बाय और अगेंस्ट, if work done by or against any force, if work done by or against any force in one closed loop, in one closed loop is zero, if work done by or against any force in one closed loop is zero, then the force, then the force is said to be, then the force is said to be conservative. अगला पॉइंट लिखना, ये लिख लेना सिंबॉलिकली, लूप किसी भी शेप का हो मैटर नहीं करेगा, जब तक वो क्लोज्ड है तब तक वर्क डन जीरो होगा। तो तीन कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, ग्रेविटी का वन लूप में वर्क डन कैसा होगा? जीरो। स्प्रिंग फोर्स का वन लूप में वर्क डन जीरो, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का भी वन लूप में वर्क डन कैसा होगा? जीरो। टेंशन कैसा फोर्स है? नॉन कंजर्वेटिव। टेंशन का पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हो क्या? नहीं। तो टेंशन का वन लूप में वर्क डन नॉन जीरो आएगा। एयर रेजिस्टेंस या एयर ड्रैग फोर्स कैसा है? नॉन कंजर्वेटिव, वो भी वन लूप में वर्क डन जीरो नहीं आएगा उसका, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखना, फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस, फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस वर्क डन is independent, for conservative forces work done is independent of the path taken, work done is independent of the path taken. Next point लिखना, the work done by or against, the work done by or against a conservative force depends only on, the work done by or against a conservative force depends only on the initial comma final points, depends only on initial comma final points. दो तीन डायग्राम्स बनाएंगे आप। आप घूम के यहीं पे आ गए, सपोज दिस इज पॉइंट ए, वर्क डन कितना होगा? जीरो। आपका मन किया नहीं नहीं हम ऐसे आएंगे, क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, क्योंकि आप जब तक वन लूप में आ रहे हो तब तक वर्क डन कैसा होगा? जीरो। अब इसमें दो चार और डिजाइन बना सकते हो बट पॉइंटलेस है। सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, एक बार तो आप सीधे सीधे चले गए, सपोज वर्क किया आपने W1, फिर आपका मन किया नहीं नहीं ऐसे घूम के जाएंगे, अब वर्क किया आपने W2, आपका मन किया ऐसे घूम के जाएंगे, और आपने वर्क किया W3, क्या रिलेशन होगा तीनों में? जब तक इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है तब तक वर्क भी कैसा होगा? सेम होगा। ये दो बना लो। डायग्राम देके पूछते हैं क्वेश्चन, पूछा भी गया है पहले।
Not specifically in need, but definitely yes. और लास्ट पॉइंट कंजर्वेटिव फोर्सेस का। अच्छा, मैग्नेटिक फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं? आपके कोर्स के बाहर का सवाल है, बट स्टिल पूछा नहीं अब तक किसी भी एग्जाम में। क्यों नहीं? क्लोज लूप बनाता है तो उससे क्या हो गया? है, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है, बट स्टिल बात यह है कि मैग्नेटिक फोर्स क्या हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगता है, तो वो किसी भी केस में वर्क नहीं करेगा। तो क्योंकि वो ऑलवेज 90 डिग्री पे लगता है, उसका वर्क डन हमेशा ही जीरो होगा। इसलिए हम उसके बारे में बोल नहीं पाते कि वो कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है। तो आपको याद रखना है कि वो एम्बिगुअस है, ठीक है, उसके बारे में क्लियरली बुक्स में लिखा नहीं है। वो इसलिए आपसे वो क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी डिस्प्यूटेड है। तो आपको बस ये याद रखना है कि वो हमेशा 90 डिग्री पे ही लगेगा, ऑलवेज वर्क डन जीरो, चाहे क्लोज लूप हो चाहे नहीं हो चाहे कुछ भी हो। तो उसके बारे में हम कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव बोल नहीं पाते हैं, ठीक है, बस इतनी सी बात है। वो तो करंट कैरिंग वायर भी कर सकता है, जो भी फील्ड बनाएगा वो दूसरे मैग्नेट पे फोर्स एक्सर्ट करेगा। वेयर आर वी गोइंग विद दिस? कंजर्वेटिव होने का या नहीं होने का कंडीशन ये कि वन लूप में वर्क डन जीरो होना चाहिए, बस ये, ठीक है। एनीवेज, यहाँ तक लिख लिया? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी।
इतनी बातें लिख लो। तो ग्राउंड या अर्थ सरफेस पे जीपी का वैल्यू कितना लोगे? 0। और ये सिर्फ और सिर्फ आप करेंगे मैकेनिक्स में, नॉट इन ग्रेविटेशन। h हाइट ऊपर m मास के ऑब्जेक्ट का जो जीपी होगा वो प्लस mgh हो जाएगा, h हाइट नीचे वो माइनस mgh हो जाएगा, और अर्थ सरफेस पे 0 हो जाएगा। ये 3 पॉइंट्स वैल्यू वाइज याद रखना है। और ग्रेविटी के अगेंस्ट जो वर्क करोगे आप ऑब्जेक्ट को उठाने में, वही स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ये पोटेंशियल एनर्जी। ये डायग्राम बना लें एक। ये बताइए मुझे, रेफरेंस लेवल ये है व्हाइट वाली लाइन, यहाँ पे जीपी का वैल्यू कितना होगा? 0। h1 हाइट ऊपर जीपी का वैल्यू कितना होगा? mgh1 प्लस में, और यहाँ पे जो जीपी का वैल्यू होगा दिस विल बी माइनस mgh2। ये डायग्राम बना ले। मोशन में ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो दोनों एनर्जी तो होगा। हाँ, दोनों एनर्जी होगा, हम तो वही समझा, लेकिन वो टीचर ऐसा नहीं बोले। टीचर बोले वो रेस्ट का एनर्जी होता है, जब रेस्ट होता है तभी। रेस्ट का एनर्जी उसका डेफिनेशन ही नहीं, इट इज द एनर्जी ऑफ पोजीशन। यह अरेंजमेंट की एनर्जी है, वो कॉन्फ़िगरेशन की एनर्जी जिसको बोलते हैं। स्कूल वाले टीचर्स का एजेंडा अलग है। कहने को तो है। आज की डेट में भी कंप्यूटर लैब्स में क्या जूता बाहर निकाल के जाते हैं क्या? एक मुझे ये बताओ, हम लोग के बचपन में कंप्यूटर लैब में जाने से पहले जूता निकाल के जाते थे, वो परंपरा अभी भी चल रहा है क्या? ये पता है ये शुरू क्यों हुआ था? वायरस से बचने के लिए, कंप्यूटर वायरस के से बचने के लिए जूता बाहर निकालते थे, वो मिसकंसेप्शन था। ऐसा उस टाइम इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं था, वैसा मानते थे कि जूता उता पहन के आएंगे तो कंप्यूटर वायरस आ जाएगा अंदर, तो जूता बाहर निकलवाते थे।
हटा दिया। फोटो बन गया। इसके बाद इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हेडिंग लगाए। उतना तो दूर सोच ही नहीं पा रहे हम लोग। इसके बाद लिखना है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी या स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, दोनों नाम लिख सकते हो। हो गया। यह आपका नेक्स्ट हेडिंग है। लिखे इसमें फर्स्ट पॉइंट, इट इज द एनर्जी पोजेस्ड इतनी बातें लिखो। आगे इलास्टिसिटी में भी आएगा, स्ट्रेच्ड वायर में एनर्जी पूछेंगे, यही काम करना है उधर भी। अरे अंकिता क्या कर रही हो? तो दिखाई नहीं दे रहा तो उसको ऐसा हरास नहीं करोगे? मिल जाएगा, मैंने प्रिंट करने बोल दिया है।
लिख लिए? देखो आगे दो इंपॉर्टेंट कंजर्वेशन प्रिंसिपल्स पढ़ाने हैं मुझे, वर्क एनर्जी थ्योरम और उसी का स्पेशल केस है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। अगर आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन यूज करोगे तो U इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर यूज करना पड़ेगा स्प्रिंग के लिए, ठीक है। अगर आप वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करोगे तो आपको वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। दोनों में फर्क है, आ रहा है बात समझ में? चॉइस आपकी होगी कौन सा यूज करना है, केसेस में लिखवा दूंगा कब क्या यूज करना है, गलत मत करना उसमें। चलो आगे। ये मुझे बताओ, मैं छोटा सा एक डेरिवेशन टाइप का ही कर ही देता हूँ। कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन था? माइनस डी यू बाई डी एक्स। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एफ सी इंटू डी एक्स को क्या लिख सकते हैं? माइनस डी यू। ये फोर्स है, बस ये कंजर्वेटिव फोर्स है, और ये डी एक्स डिस्प्लेसमेंट है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या देता है हमें? वर्क डन। यहाँ पे ये कंजर्वेटिव फोर्स है तो ये वर्क भी किसका होगा? कंजर्वेटिव फोर्स का। इसको हम लिख सकते हैं व्हाट, एफ सी इंटू डी एक्स। तो हम क्या ऐसा लिख सकते हैं कि स्मॉल वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस दिस इज इक्वल टू व्हाट, माइनस डी यू। लार्ज चेंज के लिए इसी को डेल्टा लगा के क्या लिख सकते हैं? डेल्टा डब्ल्यू सी एफ इज इक्वल टू व्हाट, माइनस डेल्टा यू। डेल्टा यू को क्या लिखते हो आप? फाइनल माइनस इनिशियल या इनिशियल माइनस फाइनल? ऑलवेज चेंज हमेशा फिजिक्स में फाइनल माइनस इनिशियल ही है, या मैथ्स में इसको हम लिखते हैं व्हाट, यू एफ माइनस यू आई। वहां से हम इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस लगा के डेल्टा यू की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? यू एफ माइनस यू आई। और ब्रैकेट को ओपन कर दे तो व्हाट डू वी गेट? यू आई माइनस यू एफ। ठीक है, थोड़ा सा और सुनी लो फिर एक साथ लिखना सब। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो होगा वो हो जाएगा नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स अगर माइनस डेल्टा यू के बराबर है तो इसमें माइनस लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? डेल्टा यू। एक चीज ये है, तो दो स्टेटमेंट्स लिखवाने थे, पहले इतना लिख लो फिर मैं दो स्टेटमेंट्स लिखवा देता हूँ। हम्म। तो मैग्नीट्यूड ले रहे होंगे फिर। अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स अगर देखो प्लस माइनस लिया है, ऑप्शन में दो प्लस है दो माइनस है, तो माइनस डी यू बाई डी एक्स करना है। बट अगर सब प्लस है तो सिर्फ मे भी मैग्नीट्यूड पूछना चाह रहे होंगे, तो आप सिर्फ मैग्नीट्यूड देके आगे बढ़ो। माइनस के साथ लेना है। नहीं नहीं नहीं।
यहाँ ध्यान दो जरा, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स अगर पॉजिटिव है तो डेल्टा यू का वैल्यू कैसा आएगा? नेगेटिव। डेल्टा यू अगर नेगेटिव आया तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा या घटेगा? चेंज नेगेटिव है मतलब यू क्या होगा? डेफिनेटली डिक्रीज होगा। अगर कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन नेगेटिव है, अब डेल्टा यू कैसा आएगा? ये नेगेटिव हो गया तो ये माइनस के साथ मिलके ये कैसा हो जाएगा? डेल्टा यू पॉजिटिव, और डेल्टा यू पॉजिटिव मतलब यू क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो आपसे स्टेटमेंट ऐसा पूछेंगे, पॉजिटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाता है या घटाता है? व्हाट डज इट डू? पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा अगर कंजर्वेटिव फोर्स ने पॉजिटिव वर्क किया। अगर कंजर्वेटिव फोर्स ने नेगेटिव वर्क किया तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। छोटे से एग्जांपल से भी समझ सकते हो। सपोज ये टेबल मेरा जीपीई का रेफरेंस है, तो इस टेबल सरफेस पे जीपीई का वैल्यू कितना लेंगे? 0। इस पे ग्रेविटी कहाँ लग रहा है? नीचे। मैंने इसको h हाइट से डिस्प्लेस करवाया, ग्रेविटी पूरे मोशन में कहाँ लगते रहा? नीचे। बट इसका डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ? ऊपर। मैंने एक्सटर्नल फोर्स कहाँ लगाया होगा? ऊपर। ग्रेविटी का वर्क कैसा है यहाँ तक लाने में? ग्रेविटी नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, नेगेटिव। लेकिन इसका पोटेंशियल एनर्जी h हाइट ऊपर क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। आ रहा है बात समझ में? तो अगर कंजर्वेटिव फोर्सेस नेगेटिव वर्क करेंगे, ग्रेविटी नीचे लग रही थी, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा था, तो ग्रेविटी का वर्क था नेगेटिव, तो ग्रेविटी ने जब नेगेटिव वर्क किया, यू का वैल्यू क्या हो गया? बढ़ गया। और जब ग्रेविटी पॉजिटिव वर्क करेगी, अब मैं इसके नीचे ले जाऊं तो ये रेफरेंस था तो यहाँ 0 है, नीचे क्या माइनस mgh हो जाएगा। अब ग्रेविटी नीचे जाने में कैसा वर्क करेगा? पॉजिटिव। ग्रेविटी ने अगर पॉजिटिव वर्क किया तो यू क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। तो ग्रेविटी अगर पॉजिटिव वर्क करेगा या कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स पॉजिटिव वर्क करेगा तो यू क्या होगा? डिक्रीज होगा। इसको लिख लो, 2 स्टेटमेंट्स लिखवा दो फिर मैं, या मैं खुद ही लिख देता हूं इसके नीचे, छाप लो सब। अच्छा, ये तो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन है। एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन के रिस्पेक्ट में क्या क्या स्टेटमेंट्स होंगे? अगर ये पॉजिटिव तो ये भी कैसा होगा? पॉजिटिव। और डेल्टा यू पॉजिटिव तो यू क्या होगा? इंक्रीज होगा। मैंने फोर्स ऊपर लगाया, मैंने डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर किया, मैं एज एन एक्सटर्नल एजेंट कैसा वर्क किया? पॉजिटिव। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? बढ़ गई, क्योंकि यहाँ पे रेफरेंस पे 0, h हाइट ऊपर में प्लस में वैल्यू आएगी। आ रहा है बात समझ में? मैं इसको, तो ये याद रखना आपको कि पॉजिटिव वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करेगा, और नेगेटिव वर्क करेगा तो ये डिक्रीज करेगा। ठीक है। हाँ, 50 प्लस करोगे आप, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पे डिपेंड करेगा। आप 0 से लोगे, मान लो आप 10 मीटर ऊपर जा रहे हो 1 kg का ऑब्जेक्ट लेके, तो m इंटू जी इंटू एच एनर्जी हो जाएगा। m1 है, g10 है, h भी 10 है। तो अगर आपने 0 पे रखा है तो आप 10 मीटर ऊपर कितना पोटेंशियल एनर्जी पे रहोगे? 100 पे। पर अगर यही आप 50 पे रखोगे तो 100 से बढ़ के कितना हो जाएगा? 150।
लेकिन चेंज दो पॉइंट्स के बीच में वो डिपेंड नहीं करेगा रेफरेंस पे, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो डिपेंड करेगा, बट चेंज डिपेंड नहीं करेगा, चेंज को रेफरेंस से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। क्या होता है डिफाइंड? एब्सोल्यूट तो नहीं है, वो किसी रेफरेंस के रिस्पेक्ट में ही डिफाइंड है, तो उसी पे डिपेंड करेगा कि आपने रेफरेंस कहाँ रखा है, उस पर डिफाइन हो जाएगा कि आपका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। लिख लिया यहाँ तक? चलो नेक्स्ट स्लाइड पे। स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन कैसा होगा आयशी? हाफ के एक्स स्क्वायर तो होगा डेफिनेटली। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, इससे सोचना, इससे। आपने सपोज इसको एक्स अमाउंट से इलोंगेट किया, एक्स अमाउंट से इलोंगेट करने के लिए आपने एक्सटर्नल फोर्स कहाँ लगाया होगा? राइट में। स्प्रिंग फोर्स कहाँ आया होगा? स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन कैसा होगा? नेगेटिव। तो नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस यू को क्या करेगा? बढ़ाएगा। आ रहा है बात समझ में? वैल्यू हाफ के एक्स स्क्वायर ही आएगा। तो आप जब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन यूज करोगे तो यू का फॉर्मूला हमेशा हाफ के एक्स स्क्वायर ही यूज करना है, बट अगर आपने डिसाइड किया कि डब्ल्यू यूज करना है तो हाफ के एक्स स्क्वायर यूज नहीं करना, आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। उसका फॉर्मूला अभी जस्ट देना है मुझे। लिख लिया यहां तक? चलो आगे, दो स्टेटमेंट्स और, फिर स्प्रिंग फोर्स पे आना है मुझे, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स पे। अगर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पॉजिटिव हुआ तो डेल्टा यू भी कैसा होगा? पॉजिटिव। और हम यू को क्या बोलेंगे? इंक्रीजेस। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि पॉजिटिव वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ये एजेंट फोर्स ही है, वर्क करवाने का एजेंट हमेशा फोर्स होगा, तो पॉजिटिव वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट increases potential energy of the object। अरे चुप हो जाओ। ये फॉर्मूला यूज करेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट है एज फार एज वर्क एनर्जी थ्योरम इज कंसर्न।
वेलोसिटी से मूव करने वाला ब्लॉक उसको हिट मतलब उस दूसरे ब्लॉक को जिस पे स्प्रिंग लगा है, तो वो जो मतलब उसका जो काइनेटिक एनर्जी था वो क्या उसके स्प्रिंग को कॉन्ट्रैक्ट करने में वर्क करेगा? बिल्कुल करेगा, वो स्प्रिंग ब्लॉक दोनों के दोनों में जाएगा। तो उसका जो मतलब स्प्रिंग का जो कॉन्ट्रैक्शन लेंथ का होगा वो हम इस फॉर्म में निकाल उस केस में बस ध्यान देना है कि देखो दो टाइप के क्वेश्चन है, या तो ब्लॉक आएगा सिर्फ स्प्रिंग है, या स्प्रिंग से एक और ब्लॉक कनेक्टेड है। तो जब सिर्फ स्प्रिंग है तो इसका सारा वर्क उसको कंप्रेस करने में जाएगा, पर अगर ब्लॉक भी है तो ब्लॉक को भी काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, स्प्रिंग भी कंप्रेस होगा, तो दोनों जगहों पे जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप उसको यूज करेंगे। तो फॉर्मूला आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, हाफ के एक्स आई स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज द वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला। भूलना मत इसको, क्योंकि एक प्लस माइनस गलत हुआ ना, दूसरा ऑप्शन मैच होने लगेगा आपका, तो सावधान रहे, सतर्क रहे। मतलब इसमें तो कंजर्वेटिव फोर्स जो है हमेशा नेगेटिव ही वर्क करेगा क्योंकि इधर इधर तो इनिशियल अगर नेचुरल लेंथ में है तो ऑलवेज वो स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन नेगेटिव ही आएगा। यू करेगा। मतलब ग्रेविटी के जैसे दो कंडीशंस आ रहा था, इसमें तो एक ही कंडीशन है। आप जैसे हमने इलोंगेशन में देखा था कि हम इलोंगेट राइट में किए, स्प्रिंग फोर्स लेफ्ट में लगा, जब आप कंप्रेस भी करोगे तब भी तो स्प्रिंग फोर्स नेगेटिव ही वर्क करेगा। इसीलिए ब्लॉक में हमेशा यू का वैल्यू हाफ के एक्स स्क्वायर ही आएगा, और वही हाफ के एक्स स्क्वायर यूज करके अगर आप एक ब्लॉक कनेक्ट करके छोड़ दोगी तो वो ब्लॉक को वही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में दे देगा। वो लिख लिया इतना। लास्ट पॉइंट, फिर डब्ल्यूईटी में घुसेंगे। नहीं, अभी ये तो कंजर्वेटिव फोर्स चल रहा था ना, आई थिंक। अभी नॉन कंजर्वेटिव ही तो बचा है। वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्सेस इज कंप्लीटली रिकवरेबल। कंप्लीटली रिकवरेबल का मतलब है इट इज नॉट लॉस्ट। आपने ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करके किसी ऑब्जेक्ट को उठाया और आप छोड़ दोगे तो क्या वो वहीं लटका रहेगा? नहीं, वो उसको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करके कहाँ आ जाता है? नीचे। यही मीनिंग है कि कंप्लीटली रिकवरेबल होता है। आपने स्प्रिंग को कंप्रेस किया, एनर्जी खर्च करी, वो स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। आप ब्लॉक लगा के छोड़ देंगे तो वही उसी ब्लॉक को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में वही स्प्रिंग एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, यही उसका मीनिंग है। आपके पावर स्टेशन कहीं ना कहीं इसका यूज करते हैं। ऊपर में जब पानी स्टोर करते हैं डैम में, तो उसके पास क्या होती है, हाइट पे क्यों बनाते हैं डैम, नीचे क्यों नहीं बना लेते हैं पावर स्टेशन वाला? ताकि वो वेलोसिटी से गिर सके। तो जब आपने हाइट पे डैम बनाया है तो हाइट, जितना हाइट ज्यादा होगा क्या उतना पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा। अब मोटी मोटी पाइपें होती है, आप तीन चार लोग एक साथ घुस जाओगे, उतना मोटा मोटा पाइप्स होता है, उस पाइप के थ्रू डायरेक्ट पानी नीचे आता है और वो टरबाइन की ब्लेड पे गिरता है। तो वो काइनेटिक एनर्जी को यूज करके टरबाइन घुमाते हैं, फिर टरबाइन घुमाएंगे, उससे मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल अटैच रखेंगे, वो कॉइल घूमेगा, फ्लक्स चेंज होगा, ईएमएफ आएगा, करंट आएगा, वही आपके घर पे बिजली आती है। ठीक है, ये तो हुआ कंजर्वेटिव फोर्सेस का बात। हेडिंग लगाइएगा नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। यहाँ से स्टेटमेंट्स आएंगे बस कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव में। हेडिंग है नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, लिखे उसमें इफ वर्क डन, फर्स्ट पॉइंट, if work done by or against, if work done by or against any force, if work done by or against any force in one closed loop, in one closed loop is non-zero,
is non-zero, then the force is non-zero, then the force is said to be non-conservative. सेकेंड पॉइंट लिखिए, वर्क डन बाय, सेकेंड पॉइंट, वर्क डन बाय, कैपिटल में ये एनसीएफ लिख लेना, वर्क डन बाय एनसीएफ डिपेंड्स ऑन द पाथ टेकन, work done by non-conservative forces depends on the path taken. Next point, work done by NCF, next point, work done by NCF इसके पहले क्या लिखे थे, डिपेंड्स ऑन द पाथ टेकन. नेक्स्ट पॉइंट में लिख लेना, वर्क डन बाय एनसीएफ डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स. अगला पॉइंट, क्या पोटेंशियल एनर्जी इनके लिए डिफाइंड होती है, नहीं. लिखिए, पोटेंशियल एनर्जी is not defined, potential energy is not defined for non-conservative forces, potential energy is not defined for non-conservative forces. Last point, work done against non-conservative forces, NCF, work done against non-conservative forces, NCF, is non-recoverable. Work done against non-conservative forces is non-recoverable. I dot E, that is, I dot E, that is, it is lost to the surrounding. I dot E, that is, it is lost to the surrounding in the form of heat, light, sound, etc. It is lost to the surrounding in the form of heat, light, sound, etc. इसका एग्जाम्पल्स लिख लो. टेंशन वगैरह भी लिख सकते हो. तो एग्जांपल्स लिख लो, ड्रैग फोर्स, विस्कस फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स. एक एरो निकाल के ये लिख लेना, कहीं यूज नहीं होगा, बट दिस इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी. हवा में जो ड्रैग फोर्स लगता है वो वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है. बस प्रोपोर्शनलिटी याद रखना. तो ये हुआ कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस. ज़रा 2-3 डायग्राम्स बना लो तो इसमें भी. नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में क्या वन क्लोज लूप में वर्क डन जीरो होगा, नहीं, नॉन जीरो होगा. आप ए से बी में जाओगे तो अब यहाँ पे मान लो वर्क W1 हुआ है, आप इस रास्ते गए तो वर्क आपने किया W2, और आप इस रास्ते गए तो आपने वर्क किया W3. इस बार तीनों इक्वल नहीं होगा. ये दो डायग्राम्स भी बना ले.
तो आपसे डायग्राम देके पूछ सकते कि बताओ कैसे फोर्स की बात हो रही है। तो अगर तीनों में इक्वल वर्क है सेकंड वाले डायग्राम में तो आप बोलोगे कंजर्वेटिव है, तीनों में इक्वल नहीं है तो आप बोल दोगे नॉन कंजर्वेटिव है। इसके बाद फाइनली इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट लेग, वर्क एनर्जी थ्योरम। हेडिंग लगाइए वर्क एनर्जी थ्योरम, यही समझ में आना चाहिए। क्या है वर्क एनर्जी थ्योरम? बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू व्हाट? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब उस ऑल द फोर्सेस में कंजर्वेटिव फोर्सेस भी इंक्लूडेड हैं, नॉन कंजर्वेटिव भी है, इंटरनल भी है, एक्सटर्नल भी है। आ रहा है बात समझ में? तो स्टेटमेंट लिखिए, इट स्टेट्स दैट वर्क एनर्जी थ्योरम में इट स्टेट्स दैट वर्क डन बाय it states that the work done by, जहां पे वर्क डन बाय लिखा है ना वहां पे छोटा सा एरो निकाल के नेट लिख लेना, नेट वर्क डन बाय। इट स्टेट्स दैट द नेट वर्क डन बाय all the forces, the net work done by all the forces within bracket conservative force, non conservative force, internal force comma external force। it states that the work done by all the forces bracket में conservative non conservative internal external is equal to the change in is equal to the change in kinetic energy of the body is equal to the change in kinetic energy of the body। और डेल्टा के ई मतलब के ई का फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। इस ऑल फोर्सेस में कंजर्वेटिव है, नॉन कंजर्वेटिव है, इंटरनल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर से, क्या मैकेनिकल एनर्जी ऑलवेज कंजर्व्ड होती है क्या? नहीं। कब नहीं होती है और कब होती है? सिस्टम से बाहर कोई फोर्स उस पे वर्क करे तो उसको उस पे कंजर्व नहीं होता, और अगर हाँ फिर से बोलो, अगर सिस्टम के सिस्टम के बाहर कोई फोर्स अगर उस पे वर्क डन करे तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी, लेकिन अगर सिस्टम के अंदर सारे फोर्सेस उस पे वर्क डन करे तो सिस्टम का पूरा एनर्जी कंजर्व। ये कॉन्सेप्ट गलत है। कोई और कुछ कहना चाहेगा? श्रेयसी, अर्चिता, कब कंजर्व्ड होता है? दिशा,
इतना मुश्किल है क्या? पहले भी तो बोला हुआ हूँ हरित्रा। सर अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर बाहर से लगे हम्म। तो वो कंजर्वेटिव फोर्स नहीं रहेगा, और अगर सारे फोर्सेस इंटरनल हो जाए तब तो कंजर्वेटिव हो जाएगा। लिखिए, क्या गलत सलत कॉन्सेप्ट दिमाग में बिठा के बैठे हो। लिखो, इफ ऑल द फोर्सेस, इफ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन हेडिंग लगा के उसके अंदर, इफ ऑल द फोर्सेस acting within the system, if all the forces acting within the system are conservative, if all the forces acting within the system, acting on a system भी लिख सकते हो, acting within the system are conservative, then mechanical energy of the system, if all the forces acting within the system are conservative, then mechanical energy of the system remains conserved. Next line लिख लेना, it is a special case of WET, work energy theorem. It is a special case of work energy theorem. ये बताओ, अभी आपने WCF का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? माइनस डेल्टा यू। अगर सारे फोर्सेस कंजर्वेटिव हो जाए तो इसी ऑल फोर्स को किससे रिप्लेस कर दोगे? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स से, और ये किसके बराबर होता है? माइनस डेल्टा यू, एंड दिस इंप्लाइज, देयरफॉर हम इसमें क्या लिख सकते हैं? WET को यूज करके क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? माइनस डेल्टा यू इज इक्वल टू वॉट? डेल्टा के। इसको उधर लेके जाके क्या लिख सकते हैं? डेल्टा यू प्लस डेल्टा के मिलके कितना हो जाएगा? 0। इसी को घुमा के लिखते हैं, डेल्टा यू को हम क्या लिख सकते हैं? यू एफ माइनस यू आई, प्लस डेल्टा के को आप क्या लिख सकते हो? के ई एफ माइनस के आई, सब कुछ मिलके कितना? इनिशियल वाले टर्म्स को उधर लेके जाए, फाइनल वाले को एक तरफ रखे, तो क्या ऐसा लिख सकते हैं? यू आई प्लस के ई आई इज इक्वल टू यू एफ प्लस के ई एफ, और यही यू आई प्लस के ई आई क्या है? दिस इज इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी, और ये क्या है? दिस इज फाइनल मैकेनिकल एनर्जी, एंड दिस इंप्लाइज कि मैकेनिकल एनर्जी कैसा रह जाएगा? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व सिर्फ तभी और तभी रहेगा जब सारे फोर्सेस कैसे हो जाए? कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव लगे नहीं, या लग भी रहा है तो वर्क नहीं करे, उस केस में लिख लो ये सब। सिर्फ इलास्टिक कोलिजन में भी तो सारे फोर्सेस कंजर्वेटिव होते हैं, तब इसमें उसमें तो कंजर्व नहीं रहता और इन इलास्टिक कोलिजन में सारे फोर्सेस कैसे हैं? इलास्टिक कोलिजन में भी तो सारे फोर्सेस जो है सिस्टम में वो कंजर्वेटिव होते हैं। कैसे? वहां पे कंजर्वेटिव फोर्स तो लगता ही नहीं है, वहां पे तो इंटरनल फोर्स लगता है। तो उनमें भी तो मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस भी होते हैं। नॉन कंजर्वेटिव अलग है, इंटरनल अलग है। तो मतलब ये तो पहले से डिफाइन कर रहे हैं ना कि वो सारे फोर्सेस कंजर्वेटिव मान के कर रहा है, तो देखिए कोलिजन इज ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस, ठीक है। अब वो इंटरनल फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं है, उसको हम ऐसे कैसे बोल दें? अरे बात सुनो, जैसे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में आप दोनों को सिस्टम मानो, तो अब स्प्रिंग जो ब्लॉक पे वर्क करेगा वो थ्रू कंजर्वेटिव फोर्स, वो तो स्प्रिंग फोर्स होगा, और वहां पे हम बोल सकते हैं कि वो जो इंटरनल फोर्स है वो कंजर्वेटिव है। बट एक्सप्लोजन में तो स्प्रिंग भी नहीं है, ग्रेविटी भी नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी नहीं है, तो वहां पे आप कैसे बोल दोगे कि कंजर्वेटिव फोर्स है? लेकिन एक्सप्लोजन में तो उसके अंदर की केमिकल एनर्जी के रिएक्शन की वजह से वो एक्सप्लोड करता है। वो सुपर इलास्टिक है, उसमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, हाँ, वो अलग चीज है, उसको आप इससे मत रिलेट करो। लेकिन कोलिजन में तो सोचिए
और सॉरी एक रेस्ट पे है और दूसरा वेलोसिटी से आ रहा है, तो अब दोनों एक साथ किसी कॉमन वेलोसिटी के साथ मूव करने चले तो परफेक्टली इनइलास्टिक बोलते हैं, तो उसमें तो पी कंजर्व नहीं रहता, ये क्यों है? नहीं रहता है उसमें कंजर्व। वहां पे इंटरनल फोर्सेस कौन सा है? वहां पे इंटरनल फोर्सेस वो कोलिजन के कारण है जो एक बॉडी दूसरे पे एक्सर्ट कर रहा है। अरे समझ में, वहां पे वो इंटरनल फोर्स है। और आप एक्सप्लोजन की बात करोगे तो इंटरनल केमिकल एनर्जी के कारण एक्सप्लोजन हो रहा है, तो वो टोटली डिफरेंट है। यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि अगर सिर्फ ग्रेविटी लग रहा है या सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है या सिर्फ स्प्रिंग फोर्स लग रहा है तो फिर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगा। डिफरेंस है दोनों में। आ रहा है समझ में? उसमें मैं वैसे भी लिखवाऊंगा कि मैकेनिकल एनर्जी सिर्फ इलास्टिक वाले में कंजर्व रहता है, बट इन इलास्टिक में पार्शियली में नहीं रहता है कंजर्व। वो टोटली डिफरेंट चीज है। यहाँ पे जो हम करवाना चाह रहे हैं उससे अलग है, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन और डब्ल्यूईटी वाले सवाल अलग है। कोलिजन टोटली एंटायरली डिफरेंट चीज है, उसमें हम कंजर्वेटिव फोर्सेस की बात नहीं करते। वो टोटली डिफरेंट चीज है। दोनों को रिलेट मत करना, कंफ्यूजन होगा बहुत। एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंटरनल फोर्स एंड कंजर्वेटिव फोर्स। कुछ सिचुएशंस में इंटरनल फोर्स कंजर्वेटिव हो सकता है, बट नॉट ऑलवेज। सिस्टम पे डिपेंड करेगा कि क्या क्या फोर्सेस है। इतना लिख लिए क्या? जो अच्छे क्वेश्चंस होंगे इस चैप्टर के वो चांसेस है डब्ल्यूईटी से ही करना पड़े। ऑलवेज वैलिड डब्ल्यूईटी है, तो आप डब्ल्यूईटी पे कमांड बना ले, आपका काम हो जाएगा। ये किस चीज का ढक्कन है? मैं तब से सोचे जा रहा हूँ, उसको पता है क्या? नहीं यार, इसका नहीं है। अच्छा, ऐसा कब से आने लगा उसमें? तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जब नहीं लगेगा तब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगा। हम्म, जब क्या? थोड़ा तेज बोलो। वो क्लोज लूप में, क्लोज लूप में अगर हम नहीं नहीं, देखो देखो, जैसे हम इसको यहाँ से यहाँ ले गए और अगर मैं एयर रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट कर दूं, ठीक है, तो मैकेनिकल एनर्जी यहाँ से यहाँ ले जाने में कंजर्व रहेगा। यहाँ इनिशियल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल और यहाँ पे फाइनल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, इनका सम सेम रहेगा। बट अगर मैं यहाँ से यहाँ लेके जा रहा हूँ और मैं एयर रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट ना करूँ, तो वो एयर रेजिस्टेंस कैसा फोर्स है? नॉन कंजर्वेटिव। तो क्वेश्चन को आपको डब्ल्यूईटी से ही करना है। आ रहा है समझ में? और अगर मैं यही घूम के वापस यहीं पे आ जाऊं, तो अब अगर एयर रेजिस्टेंस निग्लेक्टेड है तो सिर्फ ग्रेविटी लग रही होगी, तो वन लूप में वर्क डन जीरो होगा ग्रेविटी का, कंजर्वेटिव फोर्स का। पर अगर मैं एयर रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट नहीं कर रहा हूँ तो वन लूप में वर्क डन ग्रेविटी का जीरो होगा, बट टोटल वर्क डन जीरो नहीं होगा क्योंकि ड्रैग फोर्स भी कुछ वर्क करेगा, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, वो क्वेश्चन के थ्रू आपको पहचानना पड़ेगा कि ग्रेविटी लग रहा है या नहीं लग रहा है, ठीक है। नहीं, या तो एयर रेजिस्टेंस का वर्क पूछा होगा तो आपको समझना है कि वो निग्लेक्ट नहीं है, और अगर कुछ नहीं बोला है तो आप बाय डिफॉल्ट निग्लेक्टेड मान के चलोगे। या तो क्वेश्चन में कहते हैं कि एयर रेजिस्टेंस इज नॉट निग्लेक्टेड, तब आप डब्ल्यूईटी से करोगे। नोट में 3 पॉइंट्स लिखो। पहला पॉइंट, नोट में पहला पॉइंट, इफ ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस। फर्स्ट पॉइंट है, ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इफ ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस act within the system, if only conservative forces act within the system, use
mechanical energy conservation only. Use mechanical energy conservation only. Second point, if non-conservative forces, second point, if non-conservative forces exist within the system, if non-conservative forces exist within the system but do zero work, but do zero work, use mechanical energy conservation. And do zero work, use mechanical energy conservation. Or last point, if non-conservative forces, last point है, if non-conservative forces exist within the system and do non-zero work, if non-conservative forces exist within the system and do non-zero work, then use WET only, then use WET only. लिख लिए? क्वेश्चंस देखिए कैसे कैसे आएंगे. सॉल्व कीजिए इसको. एम मास का ब्लॉक है, स्मूथ सरफेस पे वी नॉट स्पीड से आ रहा है. आपसे पूछा है स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन कितना ला देगा. वी नॉट अंडर रूट एम बाय के. Sir, is equals to V naught into root over m by k. कैसे किया, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से या वर्क एनर्जी थ्योरम से? क्या इसी रूट अंडर एम बाई के इंटू. इसमें तो सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क तो स्पीड फोर्स ही करता है. देखो यहाँ देखो,
यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम हम क्या लिख सकते हैं? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू व्हाट? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कौन कौन से फोर्सेस है जो वर्क करेंगे? कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? एक ग्रेविटी लग रहा है, एक नॉर्मल लग रहा है, और यहाँ पे जब स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा तो एक स्प्रिंग फोर्स आएगा। ग्रेविटी का वर्क कितना होगा? क्यों जीरो? डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है। सेम लॉजिक नॉर्मल का भी वर्क डन कितना होगा? तो इसका वर्क जीरो, इसका वर्क जीरो, इसके वर्क का क्या फॉर्मूला है? हाफ के एक्स आई मतलब इनिशियल। इनिशियली जब ब्लॉक नहीं पहुंचा है तो उसमें इलोंगेशन या कंप्रेशन कितना है? और जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा, आप मान लो एक्स है, इज इक्वल टू डेल्टा के ई मतलब के ई का फाइनल वैल्यू माइनस के ई का इनिशियल वैल्यू। एक नोट में पॉइंट लिखवाया था कि जब कभी स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन होता है, ब्लॉक के साथ क्या होता है? ब्लॉक कम्स टू रेस्ट। तो मैक्सिमम कंप्रेशन के टाइम जब ब्लॉक रेस्ट पे आ जाएगा तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना लोगे? जीरो माइनस इनिशियल कितना हो जाएगा? हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। तो यहाँ से आपको मिलेगा माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। माइनस से माइनस काट दो, हाफ से हाफ काट दो, और आपको एक्स स्क्वायर का वैल्यू विल भी कितना? एम वी नॉट स्क्वायर बाय के, एंड एक्स विल भी कितना? वी नॉट इंटू अंडर रूट। इसी को क्या मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से भी कर सकते थे, क्योंकि नॉर्मल लग तो रहा है वो नॉन कंजर्वेटिव है, बट वो वर्क नहीं करेगा। सेम क्वेश्चन अगर एमई कंजर्वेशन से करते तो कैसे करते? क्या लिख सकते हैं हम? यू आई प्लस के ई आई इज इक्वल टू यू एफ प्लस के ई एफ। पोटेंशियल एनर्जीज क्या दो होंगी? एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी और एक इलास्टिक या स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है तो जीपी का वैल्यू तो कितना लोगे आप? उसी को मान लो रेफरेंस है, तो रेफरेंस पे जीरो। इनिशियली स्प्रिंग में क्या कोई इलोंगेशन या कंप्रेशन है? तो ये भी कितना होगा? तो ui का दो टर्म्स होगा, दोनों जीरो। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। फाइनली पोटेंशियल एनर्जी लिखना है तो ग्रेविटी का तो स्टिल कितना होगा, क्योंकि सेम रेफरेंस पे है, पर स्प्रिंग के अंदर कितना आ जाएगा? प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना? ये टर्म्स लिखोगे आप यूजिंग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, तो यहां से अगेन आप वहीं पे पहुंचोगे। हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ से हाफ काट दोगे और आपको फिर से एक्स का वैल्यू कितना मिल जाएगा? वी नॉट इंटू अंडर रूट में एन बाई के। लिख लिया? अगला क्वेश्चन करो।
फिर से वही m मास का ब्लॉक है, v नॉट स्पीड से चल रहा है, स्प्रिंग से l नॉट डिस्टेंस पहले से आपको दिया है कि स्प्रिंग से l नॉट डिस्टेंस दूर में उसका वेलोसिटी v नॉट है। इस बार सरफेस रफ है, रफनेस कोएफिशिएंट म्यू है। अब पूछा है कि मैक्सिमम कंप्रेशन कितना। क्या अब भी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हो? नहीं, अब सिर्फ WET ही लगाओगे। जरा लगाओ तो देखो मैं क्या करते हो। अरे इतना आपका आंसर तो आना चाहिए, या आप ही के टारगेट एग्जाम का सवाल है। अजीब सा आएगा। सर बहुत बड़ा ही एक्सप्रेशन आया है। नहीं याद मेरे को थोड़ी है, सर चेक कीजिए। मैं स्टेप्स एट मैक्स देख सकता हूँ। साइन में गड़बड़ की हो। अब फ्रिक्शन का माइनस होगा। स्प्रिंग फोर्स में भी माइनस आएगा। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स लिखना होगा ना आपको। इनिशियली तो जीरो है, तो हाफ के इंटू XI स्क्वायर माइनस XF स्क्वायर यूज करना है ना। आ रहा है समझ में? एक साइन इधर उधर मत करना। अर्चिता होगा क्या? सुनेत्रो, ऐसा मैंने बीच में जगह छोड़ा था कि मैं आ जा पाऊं, तो आप लोगों ने पूरा एकदम नो एंट्री कर दिया है मेरा। सर सुना अरे माँ कसम, रुको मैं सॉल्व ही कर देता हूँ, आप लोग खुद वेरीफाई करो। रुक जाओ। ये आप ही का है ना अर्चिता? माइनस नहीं, एक एक गड़बड़ और है। क्या फ्रिक्शन सिर्फ लगेगा? जब स्प्रिंग x डिस्टेंस से कंप्रेस होगा, क्या वो x डिस्टेंस में भी फ्रिक्शन लगेगा? तो फ्रिक्शन के लिए जो फोर्स इंटू फोर्स तो म्यू एम जी होगा, वो ठीक है, बट डिस्प्लेसमेंट कितने डिस्टेंस तक लगेगा फ्रिक्शन? L नॉट प्लस एक्स। आ रहा है समझ में? वो x नहीं लोगी तो भी गड़बड़ होगा जी। पूरे सरफेस पे फ्रिक्शन है। और क्या मतलब है उसका भाई? इतना प्यारा आंसर नहीं है श्रेयसी। अरे ये आपने तो म्यू एम जी तो फोर्स लिखा है, बट कितना डिस्टेंस तक ये लग रहा है, क्योंकि वर्क लिखना है तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट भी तो लिखोगी। आ रहा है समझ में? अरे तरह हुआ क्या? हो गया अब सर मैच करवाएंगे अपनी। मैच करवाएंगे? दिखाएंगे नहीं, कागज नहीं दिखाएंगे। 2 मिनट। इसमें से क्या क्या जीरो होगा? नॉर्मल, ग्रेविटी, इन दोनों का वर्क लिखना है। हाँ, कुछ ऐसा आएगा उठपटांग सा। इसी को और सिंप्लीफाई करना है। हाँ, क्वाड्रेटिक बनेगी, आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसको भी फर्दर सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक तक पहुंचे? डिस्क्रिमिनेंट जीरो क्यों ले लिया भाई? वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? फोर्स कितना लगेगा? म्यू एम जी। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा?
और ये फ्रिक्शन का वर्क होगा कैसा, नेगेटिव। स्प्रिंग फोर्स के वर्क डन में आपके पास फॉर्मूला है हाफ के, इनिशियली कंप्रेशन कितना है 0 माइनस एक्स स्क्वायर, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा 0 माइनस इनिशियल कितना है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी आपको। देयरफॉर आप लिखोगे नीट में इतना नहीं जाएंगे वो लोग, मैं पहले से क्लियर कर दे रहा हूं। नीट में स्मूथ सरफेस इज द लिमिट। तो एज अ डॉक्टर अच्छे अच्छे केसेस थोड़ी आएंगे। वो आपका चॉइस होगा कि नहीं नहीं मैं सिर्फ खांसी देखूंगा, वो तो ऑप्शन है ही। एज अ डॉक्टर ये ऑप्शन तो अच्छा है कि ये मैंने नहीं पढ़ा है तो तू देख ले, है ना। आंसर है, बहुत बड़ा है। कहाँ पे, मैं इन सबको उधर ले गया हूँ। माइनस कट भी जाएगा तो ये इसको जब इधर ले आओगे तो वो क्या माइनस नहीं होगा, आ रहा है समझ में। अरे क्वाड्रेटिक जब बनाओगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। हाय राम, उठा ले देवा। यहां से आप x की क्वाड्रेटिक का सॉल्यूशन आगे लिखेंगे जो कि जरूरत नहीं है, यहां तक सीख लो। और मान लो करते भी हैं तो x का क्या सॉल्यूशन होगा, हाँ वो करना पड़ेगा इसके आगे। माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a करना पड़ेगा इसके आगे। ये आधी आधी जंग है, ये आधा अभी इसके बाद। तो लास्ट में आना, द मोमेंट यू आइडेंटिफाई कि लंबा जाएगा, आप इसको मार्क करके रख लो कि इस पे घूम के आएंगे बाद में, है ना। जैसे पेशेंट ज्यादा बीमार है तो बोला कल आ, कल अच्छे से देखूंगा तेरे को, एक दिन के लिए कुछ जुगाड़ का दवाई दे दो उसको, और क्या। अरे कुछ भी दे दो, वो आप पे ट्रस्ट करके आया है, वो आपका अंधभक्त रहेगा, है ना। उसको उसकी जिंदगी से खेलो। बस मार मत देना, जैसा पढ़ रहे हो ना, बस मार मत देना, यही रिक्वेस्ट है। मास्क पहन के मारेगा आपको आपके हॉस्पिटल में।
2 से मल्टीप्लाई भी कर ही देते हैं। अरे किसको मारो? अच्छा आरो, मुझे सुनाई दिया मारो, मैं डर गया, मेरी बारी तो नहीं आ गई। कल तक वीडियो देख रहा था मैं पीडब्ल्यू में टीचर की धुलाई का, आज पता चला मेरा ही नंबर आ गया। आज तेरा टाइम आएगा। दिस इज द सॉल्यूशन, ऐसा ऑप्शन होगा आपके पास। यही आया। आपको अभी तरीका सीखना है, एग्जाम में मे भी वैल्यूज ऐसा दे कि क्वाड्रेटिक सिंपल सी बन जाए। ठीक है, आपको स्टेप सीखना है। तो लॉन्डो का झुंड, लिखो आंसर। रोहित मारो ना इन लोग को किसी दिन क्लास में ही, मेरे को देखने का है। सर उसका प्रिंसिपल है, वो किसी को नहीं मारता सर। सर वो पैसिफिस्ट है, इसके पैसिफिस्ट है। पैसिफिक क्वेश्चन में डुबा डुबा के मारो इन लोग को। अब करते हैं कुछ इजी क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं। अरे नहीं, संडे वाला नहीं, संडे वाले का कोई इज्जत है क्या? संडे वाले में तो नंबर नहीं भी आए तभी भी काम हो जाएगा। रोहित के चक्करों में ना रहो। अरे चुप रहो। अच्छा, थोड़ा बकवास बंद करो आप लोग, एक क्वेश्चन लिखो। A particle of mass 2 kg, a particle of mass 2 kg moves with velocity. A particle of mass 2 kg moves with velocity v is equal to a root x, जहां पे a का वैल्यू इज 2, कांस्टेंट है, a का वैल्यू 2 है। A particle of mass 2 kg moves with velocity v is equal to a root x, a is equal to 2. Find work done, find the work done in displacing, find the work done in displacing the body from
find the work done in displacing the body from x is equal to 0 to x is equal to 5 meters. WAT यूज करो, काइनेटिक एनर्जी का चेंज निकालना है बस। नहीं 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 नहीं, कुछ गड़बड़ हुआ, कुछ तो गड़बड़ है दया। हम्म, 20 आएगा। मास कितना था? 2। तो आप बस इनिशियल, आपको v का फंक्शन दिया है, जब भी v का फंक्शन दिया हो आप इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल ले, उनका डिफरेंस ले ले, आपको वर्क डन मिल जाएगा। तो x को 0 रखेंगे तो v कितना आएगा? 0, और x को 5 रखेंगे तो v कितना आएगा? 2√5। तो वहां से फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, आंसर हो जाएगा 20 जूल। अरे एक क्वेश्चन और नहीं करोगे? नहीं, छुट्टी, कॉपी खत्म हो गया, जाओ चिल करो। आप लोग भी क्या याद रखोगे, है ना, कि सर ने बात सुनी।